हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता। आज का हमारा क्लास टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ को लेकर है। सबसे पहले मैं उन अभ्यर्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस क्लास को प्रारंभ करने के लिए काफ़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराया है। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लिया जाए कि टीजीटी, पीजीटी, नेट और जेआरएफ के लिए क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद से फिर से हम लोग आगे की क्लास करेंगे। हम लोग का जो क्लास है वह है टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ के लिए है। तो सबसे पहले जान लिया जाए कि टीजीटी के लिए क्या जरूरी होता है, पीजीटी के लिए क्या जरूरी होता है, नेट और जेआरएफ के लिए क्या जरूरी होता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने टीजीटी पे ट्रिक किया है, मैक्सिमम लोगों ने जो है पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए किया है। तो ये जान लीजिए कि जो टीजीटी है, राजनीति शास्त्र से आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप क्लास 8 से लेकर 10, 12 और जो ग्रेजुएशन होता है यहाँ तक के शिक्षक आप जो है पॉलिटिकल साइंस के विषय से यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं तो बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि टीजीटी क्या होता है। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हैं जिसमें 8 से लेकर 10 तक, तो आपको टीजीटी करना होता है। टीजीटी की जो वैकेंसी होती है वो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से आता है। कभी कभी प्रत्येक साल आता है, कभी कभी सालों में विलम्ब हो जाता है, लेकिन ये मान के चलिए इसकी प्रिपरेशन यदि आप पहले से करते हैं तो जब भी वैकेंसी आएगी तो आप इसको क्लियर कर लेंगे। आइए देखते हैं कि हम लोग को टीजीटी करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, तब जाके हम मन बनाए कि हमको टीजीटी करना चाहिए। टीजीटी के लिए सबसे पहली योग्यता है कि आप जो है बीए प्लस बीएड, बीए कंप्लीट करने के बाद आपको बीएड की डिग्री चाहिए। बीए में भी इस बात का ध्यान देना होता है, यदि सामाजिक विज्ञान से आप टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो बीए में आपको 4 विषयों में से 2 विषय होना आवश्यक होता है। 4 विषय का मतलब यह है, जैसे आपको ये भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। बीए में यदि आप इन चारों विषयों में से किसी 2 विषय से बीए किए हैं तो ही आप सामाजिक विषय से आप टीजीटी की परीक्षा दे सकते हैं। यदि आपका ग्रेजुएशन में या तो भूगोल और इतिहास हो, या आपका इतिहास राजनीति शास्त्र हो, या राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र हो, इन चारों में से कोई 2 विषय आपको बीए में होना चाहिए, तभी आप टीजीटी के लिए वैलिड हैं। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आप किसी भी विषय से आप बीए किए हो इन चारों में से, और परीक्षा आप किसी भी विषय से दे सकते हैं। आपका बीए में भूगोल और इतिहास हो, लेकिन यदि आप टीजीटी की परीक्षा राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इन चारों में से किसी भी विषय से आप टीजीटी की परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए इन चारों में से कोई 2 विषय आपके पास होनी चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, टीजीटी की परीक्षा दे पाएंगे। तो ये आपकी मिनिमम योग्यता है। अब सवाल ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएशन में हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर चुके हैं लेकिन वो टीजीटी देना चाहते हैं। आज की प्रतिस्पर्धा के युग में आपको सब चीज़ पहले बिफोर सोचना पड़ेगा, सब कुछ पहले सोचना पड़ेगा। यह है कि समय निकल जाने के बाद आप सोचेंगे तो काफ़ी विलम्ब हो जाएगी और प्रतिस्पर्धा के दौर से आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे। इसलिए जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन में हो या 3rd ईयर में हो या 2nd ईयर में हो, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो टीजीटी की तैयारी जरूर करें। टीजीटी की तैयारी करने से ये होगा कि आपकी तैयारी पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए लगभग 60% जो सिलेबस है वो यहीं से कवर हो जाएगा। और ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करेंगे, ये काफ़ी जो समय लगेगा आपको अपनी योग्यता को प्राप्त करने में, उसी दौरान से यदि आप तैयारी करते हैं तो जैसे बीएड कंप्लीट करेंगे, टीजीटी की वैकेंसी आएगी, आप डालेंगे, आपका हो जाएगा। अब बीएड करेंगे उसके बाद आप सोचेंगे कि हमको टीजीटी की तैयारी करनी है तो काफ़ी विलम्ब होगा। इसलिए जो अंडर ग्रेजुएशन है, जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो पहले से ही अपना एक
ऑप्शन चुन ले कि हाँ हमको टीजीटी देना है, हमको शिक्षक बनना है, तो निश्चित तौर से वो बन जाएंगे। ठीक है, अब हम टीजीटी के बाद इस बात पे चलते हैं टीजीटी की योग्यता हो गई। टीजीटी के बाद हमारे पीजीटी देखते हैं। पीजीटी की क्या है? जो पीजीटी है ये कक्षा 12 क्लास 12 11 और 12 तक के यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, इंटर कॉलेज के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको पीजीटी की परीक्षा देनी होती है। पीजीटी में क्या है? आपको संबंधित विषय से क्या करना होगा? एमए पास होना होगा। यदि एमए पॉलिटिकल साइंस से हैं, आप एमए पास कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो आप पीजीटी की वैकेंसी को देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, अब ये है पीजीटी हो गया, इसमें बीएड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अन्य डिग्रियों की भी ज़रूरत नहीं होती है, केवल आपको सिंपल एमए है और आपकी तैयारी अच्छी है तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से यदि इसकी वैकेंसी आती है, आप वैकेंसी को डालेंगे और इसकी परीक्षा देंगे। यदि तैयारी आपकी अच्छी है तो निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के साथ साथ इसका इंटरव्यू भी होता है, उसकी चर्चा करने की हमें ज़रूरत अभी नहीं है। बस इतना जाना जाए कि पीजीटी के लिए हमें एमए क्वालिफाइड चाहिए। ठीक है, एमए हमको पास चाहिए, जिस सब्जेक्ट से हम पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से हमको एमए में पास होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये नेट और जेआरएफ की तैयारी। नेट और जेआरएफ, जो नेट और जेआरएफ है, इस परीक्षा को कराने वाली जो संस्था है उसका नाम होता है एनटीए या यूजीसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये जो संस्था ऐसी है जो प्रत्येक साल में 2 बार जून और दिसंबर के माह में ये परीक्षा कंडक्ट कराती है, और जो लोग इस परीक्षा को पास करते हैं उनको नेट या जेआरएफ की डिग्री दे देती है। जिनके पास नेट और जेआरएफ की डिग्री होती है वह हायर एजुकेशन, विशेषकर जो डिग्री कॉलेज हैं उसमें वो प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। इसके लिए एमए पास आउट चाहिए, और एमए में जो है जिस सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका 55% जनरल के लिए है और 50% मार्क्स जो है ओबीसी और एससी एसटी के लिए रखा गया। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया कि जो लोग एमए जिस सब्जेक्ट से पास किए हैं उसमें 55%, यदि जनरल के हैं तो 55%, ओबीसी के हैं, एससी के हैं तो उनको 50% अंकों के साथ पास होना होगा। और जब भी ये यूजीसी इसको निकालती है नेट जेआरएफ के लिए, तो आप अपनी प्रिपरेशन से उनको जाकर परीक्षा देंगे, उस परीक्षा में पास होंगे तो यूजीसी जो है क्या करेगी, उसकी सर्टिफिकेट आपको दे देगी। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप एलिजिबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे कि आप ग्रेजुएशन या डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बनने लायक हो जाएंगे। जब भी हायर एजुकेशन से कमीशन से जब वैकेंसी आएगी तो आप जो है वही लोग भरेंगे जो नेट और जेआरएफ की डिग्री अपने पास लिए रहेंगे और परीक्षा पास करेंगे। उसके बाद उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी, प्रोफेसर की नौकरी मिलेगी। नहीं तो प्राइवेट संस्थाओं में यदि आपके पास नेट की डिग्री है तो सेल्फ फाइनेंस के रूप में आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, ये जो कोर्स संचालित हो रही हैं उन कोर्स संचालितों की ये एक मिनिमम क्राइटेरिया जिसको हमको जानना चाहिए, जिसकी हम तैयारी करना चाह रहे हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग टीजीटी और पीजीटी, ये ना सोचे कि टीजीटी है तो बहुत छोटा है, पीजीटी नेट जेआरएफ तो बहुत बड़ा है। ये टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ एक प्रकार का श्रेणी है। जिनकी तैयारी टीजीटी की है तो उनको 40% ही पीजीटी की तैयारी करनी है। जो लोग पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी कर लिए उनको निश्चित तौर से टीजीटी की तैयारी हो जाएगी। अभी फिलहाल टीजीटी में हम मात्र जो है पॉलिटिकल साइंस का चला रहे हैं क्लास। बाद में जो है एक चूँकि 2 सब्जेक्ट लेकर पढ़ना रहता सामाजिक विज्ञान में, तो उसकी सब्जेक्ट की तैयारी बाद में चलाई जाएगी या कुछ हमारे पास शिक्षक जो आएंगे वह चलाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं पॉलिटिकल साइंस में टीजीटी का एक ही विषय का क्लास चलाऊंगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया। अब ये देखते हैं कि टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए जो हमारे पाठ्यक्रम है, जिसको निर्धारित किया गया कि इसी को हमको पढ़ के तैयारी करना है, वह क्या क्या है।
क्योंकि किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए सबसे पहला जो काम होता है, उस तैयारी के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं उस पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। हम पाठ्यक्रमों को बिना ध्यान दिए हुए यदि किताबों को पढ़ते हैं या लेक्चर सुनते हैं तो हमारी जो तैयारी वो बहुत ठोस नहीं हो पाती है। और तैयारी को ठोस होने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए बहुत सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि हम अपने पूरे पाठ्यक्रम के सिलेबस को पूरी तरीके से कंठस्थ कर लें। तो ये थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, महीने 2 महीने तक। ये मान के चलिए कि जब भी आप पढ़िए, पर डे जो है अपने पाठ्यक्रम को एक बार 10 मिनट 15 मिनट जरूर दोहराइए। आज मैं ही स्टार्ट कर दे रहा हूँ, उसके बाद से क्लास को देखा जाएगा। तो इसको देखिए हम लोग, इसका पाठ्यक्रम क्या है, टीजीटी पीजीटी का क्या पाठ्यक्रम है उसको देखते हैं हम लोग। देखिए टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए, टीजीटी के तो बाद में बताएंगे, अभी पीजीटी नेट जेआरएफ की सिलेबस सेम है। टीजीटी उसकी आधी है और पीजीटी नेट जेआरएफ जो है उससे 2 गुना है। तो अभी हम जो है यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ये सब जो है कौन टीजीटी का होगा, कौन पीजीटी का होगा। तो इस समय वर्तमान में हम केवल पीजीटी और नेट जेआरएफ की सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। नेट जेआरएफ में सबसे पहले इसकी जो सिलेबस है उसकी संख्या कुल 10 यूनिट में है। 10 यूनिट में जो है पूरे इसके पाठ्यक्रम को निश्चित किया गया है। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना। पहले यूनिट में राजनीतिक सिद्धांत है। उस सिद्धांत में दिया है अवधारणा। अवधारणा का मतलब ये होता है जो भी राजनीति शास्त्र है उसके जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत के संदर्भ में जो विचारधारा होती है, जो राजनीतिक वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा उस पर दिए गए जो विचार होते हैं, उसी को अवधारणा कहा जाता है। तो स्वतंत्रता के संदर्भ में क्या अवधारणा रही है? स्वतंत्रता पढ़ना हमको, समानता पढ़ना है, न्याय पढ़ना है, अधिकार पढ़ना है, लोकतंत्र पढ़ना है, व्यक्ति पढ़ना है और नागरिकता पढ़ना है। ये महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसके साथ साथ जो राजनीतिक परंपराएं में भी हम लोग को पढ़ना है। उदारवाद विचारधारा के रूप में पढ़ना है, अनुदारवाद पढ़ना है, समाजवाद पढ़ना है, मार्क्सवाद पढ़ना है, नारीवाद पढ़ना है, पारिस्थितिकवाद पढ़ना है, बहुसंस्कृतिवाद पढ़ना है, उत्तर आधुनिकतावाद पढ़ना है। अभी फिलहाल जो है प्रत्येक इकाई की प्रत्येक टॉपिक के बातों की चर्चा कर दे रहे हैं। बाद में मैं इसको बहुत सिंपल कर दूंगा और मात्र 1 मिनट में पूरी यूनिट जो है आपको याद हो जाएगी। इसके पहले सबको एक बार हम लोग को देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है दूसरी जो इकाई है वो राजनीतिक विचारकों का है। राजनीतिक विचारकों में जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं उनको हमको पढ़ना है। कन्फ्यूशियस को पढ़ना है जो चीन का दार्शनिक है। उसके बाद प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हेगल, मैरी वोllstonecraft है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, कार्ल मार्क्स है, ग्रामसी है, हन्ना अरेंट है, फ्रांस फनान है, माओ जेडोंग है, जॉन रॉल्स हैं। ये पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं जिनकी कुल संख्या जो है लगभग 17 के आसपास है। ये 17 राजनीतिक विचारक हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इकाई 3 में, यह भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। पश्चिमी राजनीतिक विचारक के साथ भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ना है। इसमें हमको धर्मशास्त्र के बारे में कौटिल्य है, अगानासूत है, बर्नी है, कबीर है, पंडित रमाबाई है, बाल गंगाधर तिलक हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, M.K. गांधी हैं, श्री अरबिंदो हैं, पेरियार E.V. रामास्वामी हैं, मोहम्मद इकबाल है, M.N. रॉय हैं, B.D. सावरकर हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, J.L. नेहरू हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, जयप्रकाश नारायण हैं और दीनदयाल उपाध्याय हैं। इतने लोगों को, इतने भारतीय राजनीतिक विचारक हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है इकाई 3 में। इसके बाद अगला जो देखते हैं हम लोग, जो अगला है, अगला इकाई 4 है जिसमें तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषक है। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में पहला हम लोगों को पढ़ना है उपागम, जिसमें संस्थागत है, राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, नव संस्थावाद है, तुलनात्मक विधियां हैं, उपनिवेशवाद है, बी उपनिवेशीकरण है, उपनिवेशवाद के रूप में बी औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष है, बी औपनिवेशीकरण है।
फिर राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद में यूरोपीय राष्ट्रवाद, गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद को पढ़ना है। राज्य सिद्धांत को पढ़ना है, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी समाजों में राज्य की प्रकृति है, उस पर क्या वाद विवाद, यह पढ़ना है। उत्तर औपनिवेशिक राज्य के बारे में पढ़ना है। कल्याणकारी राज्य क्या होता है, इसको पढ़ना है। इसके बाद से हमको वैश्वीकरण और राष्ट्र राज्य को पढ़ना है। उसके बाद से जो है राजनीतिक शासन प्रणालियों में लोकतांत्रिक, जिसमें निर्वाचन है, उदार है, बहुमत आधारित सहभागी है, तथा गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद जो है ये गैर लोकतांत्रिक शासन में जो है पैतृकवादी, अधिकारी तंत्रीय, अधिकार अपराधिकारवाद, सैन्य तानाशाही, सर्वाधिकारवाद, फांसीवाद को पढ़ना है। उसके बाद से जो है हमको संविधान और संविधानवाद के बारे में पढ़ना है। इसमें संविधान के रूप, विधि का शासन, इन सबको हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद न्यायिक स्वतंत्रता पढ़ना है, उदारवादी संविधानवाद पढ़ना है, आपातकालीन शक्तियां और संविधानवाद का संकट पढ़ना है। लोकतंत्रीकरण में लोकतांत्रिक संक्रमण तथा समेकन को पढ़ना है। विकास में अल्प विकास, निर्भरता, आधुनिकीकरण, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विकास, लोकतंत्र को पढ़ना है। शक्ति की संरचना में हमको जो है शासक वर्ग कौन कौन से, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग को पढ़ना है। लोकतांत्रिक अभिजनवाद को पढ़ना है। कर्ता प्रक्रिया, निर्वाचन पद्धतियों को पढ़ना है। राजनीतिक दल पढ़ना है, दलीय प्रणाली पढ़ना है, हित समूह पढ़ना है, सामाजिक आंदोलन पढ़ना है, नव सामाजिक आंदोलन पढ़ना है, गैर सरकारी संगठन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तथा नागरिक समाज के बारे में पढ़ना है। जो चौथा इकाई है तुलनात्मक राजनीतिक जो यूनिट है, इसमें इन सब टॉपिकों को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अगला जो है पांचवें में हमको जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या पढ़ना है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संबंध में जो उपागम है, सबसे पहले आदर्शवाद, यथार्थवाद, संरचनात्मकवाद, मार्क्सवाद, नव उदारवाद, नव यथार्थवाद, सामाजिक संरचनावाद को पढ़ना है, आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत को पढ़ना है, नारीवाद को पढ़ना है, उत्तर आधुनिकतावाद को पढ़ना है। इसमें कुछ अवधारणाएं हैं जिसको पढ़ना है, जैसे राज्य है, राज्य प्रणाली तथा गैर राजकीय कर्ता को पढ़ना है, शक्ति संप्रभुता को पढ़ना है, सुरक्षा परंपरागत पढ़ना है, सुरक्षा में परंपरागत और गैर परंपरागत सुरक्षा के बारे में पढ़ना है। संघर्ष तथा शांति, युद्ध की बदलती हुई प्रकृति, संघर्ष और शांति में युद्ध की बदलती हुई प्रकृति क्या है, इसको पढ़ना है। सामूहिक विनाशकारी हथियार क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। इसका निवारण क्या है, संघर्ष विनियोजन क्या है, संघर्ष का रूपांतरण क्या है, इसको पढ़ना है। उसके बाद से जो है संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य, उद्देश्य, इसकी संरचना, इसकी कार्यप्रणालियां, इसका मूल्यांकन, शक्ति और विकास से संबंधित जो है इसका क्या दृष्टिकोण है राष्ट्र संघ के बारे में, इसको पढ़ना है। अब मानवीय हस्तक्षेप में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को समझाने और सुलझाने की जो मानवीय हस्तक्षेप है, ये यही अंतर्राष्ट्रीय विधि है और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था, उसको पढ़ना, वैश्वीकरण, वैश्विक अभिशासन, ब्रेटन वुड्स प्रणाली, उत्तर दक्षिण संवाद, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, G20 और ब्रिक्स को पढ़ना है। क्षेत्रीय संगठनों में हम लोग को पढ़ना यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान को पढ़ना है। समसामयिक चुनौतियां, वर्तमान समय में विश्व के संदर्भ में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इनको भी हम लोगों को पढ़ना है। उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरणीय चिंताएं हैं, मानव अधिकार है, प्रवासन है, शरणार्थी है, गरीबी है, विकास है, धर्म है, संस्कृति है, पहचान, राजनीति की भूमिका है। इन सब चीजों को हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत पढ़ना है। अब छठवें इकाई में देखते हैं, छठवें इकाई में क्या पढ़ना हम लोगों को, भारत की विदेश नीति, भारत की जो विदेश नीति है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो भारत की विदेश नीति पर क्या दृष्टिकोण है, तो विकासात्मक उदीयमान शक्ति की उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान, इसको पढ़ना है। भारत की विदेश नीति में क्या निरंतरता है और क्या बदलाव है, इसके सिद्धांत को पढ़ना है। इसके कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं, जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रासंगिकता पढ़ना है। भारत की परमाणु नीति क्या है, इसको पढ़ना है। प्रमुख शक्तियों के साथ, भारत की प्रमुख शक्तियों के साथ भारत का संबंध, प्रमुख शक्तियों में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को पढ़ना है, सोवियत यूनियन या रूस के बारे में पढ़ना है, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तीन
प्रमुख शक्तियां, महाशक्तियां जिनके साथ भारत के क्या संबंध हैं उनको पढ़ना हम लोग को। उसके बाद बहुध्रुवीय दुनिया के साथ भारत का संबंध, बहुध्रुवीय भारत में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संगठन उनके साथ भारत के संबंध क्या है उनको पढ़ना, जिसमें यूरोपीय संघ के साथ संबंध, ब्रिक्स के साथ, आसियान के साथ संबंध, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ पढ़ना है, अफ्रीकी संघ के साथ, दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इन सब के साथ भारत के संबंध क्या उनको पढ़ना है। फिर पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों को हम लोग को पढ़ना है, जिसमें सार्क है, गुजराल सिद्धांत, ईस्ट एक्ट पॉलिसी है उसको देखना है। फिर जो है लुक ईस्ट पॉलिसी, पश्चिम की ओर देखो और पूर्व की ओर देखो की नीति भारत को भी इसमें हम लोग को पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की प्राक्रमण कार्यनीति, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल और समसामयिक चुनौतियों के अंतर्गत जो है इसमें पढ़ना है कि समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, जल संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और साइबर सुरक्षा। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे होंगे, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो दो ओवरलैप होंगे उसको मैं हटा दूंगा और जो दोनों में होगा उसको हटा देंगे, जो नहीं होगा उसी को पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसको देखते हैं हम लोग। भारत में राजनीतिक संस्थाएं। भारत में राजनीतिक संस्थाएं का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान ही पढ़ना है। इसमें भारत का संविधान पढ़ना है, नाम इसका जो है भारत की राजनीतिक संस्थाएं हैं, लेकिन वास्तव में हमको इसमें पढ़ना है भारत का संविधान। अब क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण, औपनिवेशिक विरासत, भारत संविधान के निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या योगदान रहा है, संविधान सभा का गठन, वैचारिक अवलंब, संवैधानिक बहस, संविधान का दर्शन, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, भारत में संविधानवाद, लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण और संतुलन, मौलिक संरचना पर बहस, संविधान में संशोधन। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ना केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद में पढ़ना संसद की संरचना, भूमिका, कार्यपद्धति, संसदीय समितियां, न्यायपालिका में पढ़ना उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सुधार। उसके बाद राज्यों में पढ़ना, राज्य में कार्यपालिका तथा विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल को पढ़ना। भारत में संघवाद, भारत में संघवाद क्या है, सशक्त केंद्रीयपरक संरचना है, असीमित संघीय प्रावधान तथा अनुकूलन, अंतर सरकारी समन्वय कार्यविधियां, अंतर्राज्यीय परिषद, उभरती हुई प्रवृत्तियां, निर्वाचन प्रक्रिया, भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया की संचालन, नियम, चुनाव और सुधार, स्थानीय शासन संस्थाएं, कार्य पद्धति और सुधार, संवैधानिक तथा सार्वधिक निकाय नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इनको हम लोग को पढ़ना है भारत की राजनीतिक संस्थाएं में या भारत के संविधान के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है 8वां है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया क्या है, अर्थव्यवस्था तथा विकास, भारतीय राज्य की प्रकृति, विकास योजना का मॉडल, नव आर्थिक नीति, वृद्धि तथा मानव विकास, वैश्वीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक तथा आर्थिक निहितार्थ, पहचान की राजनीति, धर्म, जनजाति, जाति, क्षेत्र और भाषा, सामाजिक आंदोलन में दलित, जनजातीय, महिला, किसान और श्रमिक आंदोलन, नागरिक समाज के समूह में गैर दलीय सामाजिक मंच, गैर सरकारी संगठन, सामाजिक अभियान समूह, भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, राजनीति आर्थिक इकाई के रूप में, राज्य, उपराज्य क्षेत्र, क्षेत्रीय विषमता, नए राज्यों के लिए मांग, भारत में जेंडर और राजनीति समानता तथा प्रतिनिधित्व से जुड़े हुए मुद्दे, राजनीतिक दलों की विचारधारा तथा सामाजिक आधार, राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल, चुनावी राजनीति, उभरती हुई प्रवृत्तियां, सहभागिता, चुनावी प्रतिद्वंदिता, प्रतिनिधित्व, उभरती हुई प्रवृत्तियां, ये सब हम लोग राजनीतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत पढ़ना है। अगला इकाई जो 9वां इकाई है उसको हम लोग देखते हैं। नौ में हम लोग को लोक प्रशासन को पढ़ना। लोक प्रशासन, लोक प्रशासन क्या है, तो लोक प्रशासन का अर्थ और विकास कैसे हुआ है, लोक तथा निजी प्रशासन के उपागम में अंतर वगैरह है, प्रणाली सिद्धांत है, निर्णय निर्माण सिद्धांत है, पारिस्थितिकीय उपागम को पढ़ना है,
लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा अवधारणाएं में वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है, तर्क संगत विकल्प सिद्धांत है, नौ लोक प्रशासन को पढ़ना है, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, नौ लोक प्रबंधन, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन की बदलती हुई प्रकृति, संगठन के सिद्धांत और नियम, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, अधिकारी तंत्र सिद्धांत, मानव संबंधित सिद्धांत, इन संबंधों को पढ़ना है। संगठन का प्रबंधन, नेतृत्व तथा अभिकरण का सिद्धांत पढ़ना है। संगठनात्मक संप्रेषण में सिद्धांत पढ़ना है, नियम पढ़ना है, चेस्टन बर्नार्ड के संप्रेषण को पढ़ना है। उसके बाद संगठन में संघर्ष प्रबंधन में मेरी पार्कर फॉलेट को पढ़ना है। उसके बाद उद्देश्य आधारित प्रबंधन में पीटर ड्रकर को पढ़ना है। तो लोक प्रशासन इन सब चीज़ों को पढ़ना है। अभी तो सिलेबस में जो आपके दिए हुए हैं ठीक उसी तरीके से रखा जाए। जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद इसको काफ़ी मॉडिफाई करूंगा, काफ़ी सिंपल करूंगा, उसके अनुसार हम लोग पढ़ना। अगला जो लास्ट इकाई है वह है भारत में शासन विधि तथा लोक नीति। भारत में शासन तथा लोक विधि क्या है? शासन, सुशासन, लोकतांत्रिक शासन, राज्य की भूमिका, नागरिक समाज तथा व्यक्ति, उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण और संतुलन के लिए संस्थानिक तंत्र, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण, प्रशासनिक तथा बजटीय नियंत्रण, संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण, विधीय और कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण, प्रशासनिक संस्कृति, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक सुधार, सुशासन के संस्थानिक तंत्र, सूचना का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिटीजन चार्टर, शिकायत निवारण प्रणाली, ऑम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त को पढ़ना है। ग्रासरूट जमीनी स्तर पर शासन में पंचायती राज संस्थाओं को पढ़ना है, उनकी कार्यपद्धतियों को पढ़ना है। विकेंद्रीकरण की योजना पढ़ना है, विकास के लिए योजना, सतत विकास की गवर्नेंस, NITI को पढ़ना है। सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, MNIGMH पढ़ना है। ITI के विशेष संदर्भ में लोक नीतियाँ पढ़ना है। लोक नीति के निगरानी और मूल्यांकन, शासन विधि को उत्तरदायित्व बनाने की क्रियाविधि, जन सुनवाई, ऑडिट को पढ़ना है। ठीक है, इतने जो है हमारी जो TGT नेट JRF की जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, इतना बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। राजनीति शास्त्र का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो इसमें जो है इससे छूटा हुआ। यदि आप इसकी अध्ययन गंभीरता पूर्वक कर लेते हैं तो राजनीति शास्त्र की संपूर्ण ज्ञान आपको हो जाएगा। चाहे आपको डिग्री कॉलेज में पढ़ाना हो या इंटर कॉलेज में पढ़ाना हो या आपको UPSC की तैयारी में ऑप्शनल पेपर के रूप में भी इसको पढ़ना हो तो भी कर लेंगे। एक खास बात इस पेपर के लिए यह है कि सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को ही लेकर, चाहे नेट JRF के आप पेपर दे रहे हो तो भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न को देना है, या TGT की परीक्षा दे रहे हो तो भी ऑब्जेक्टिव टाइप को ही देना है, या आप PGT की परीक्षा दे रहे हो तो भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को लेकर देना है। ठीक है, तो हमारी जो तैयारी होगी लिखित ना होके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को लेकर है। इतनी बड़ी सिलेबस को चर्चा करने के बाद इन सिलेबस को हम थोड़ा सा मॉडिफाई सिंपल कर दे रहे हैं, जो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। इस 10 यूनिट को कैसे याद करना है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। दीपक, सिलेबस को जो है मॉडिफाई कर देते हैं। नेट और JRF की जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। नेट और JRF की सिलेबस को देख लेते हैं। संपूर्ण सिलेबस जो 10 इकाइयां हैं, इस 10 इकाइयों को हम लोग 2 भागों में बांट कर देखेंगे। एक तो देखेंगे भारत के संदर्भ में देखेंगे, भारत के संदर्भ में देखेंगे क्या क्या यूनिट रहा है भारत के संदर्भ में, और देखेंगे पश्चिमी राजनीति के संदर्भ में देखेंगे। पश्चिमी
इन पूरे 10 इकाइयों को हम दो भागों में बांट के देखेंगे, भारत के संदर्भ में और पश्चिमी राजनीति के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में हमको क्या देखना है, तो ये देखना है कि पहला है भारतीय राजनीतिक विचारक, हमको पढ़ना है भारतीय राजनीतिक विचारक को पढ़ना है। ठीक है, याद करने के लिए जरूरी है, पहले यूनिट वाइज ही याद होना चाहिए, तब अंदर की बातें याद होगी। दूसरा भारतीय राजनीतिक संस्थाएं, क्या है, भारतीय राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राजनीतिक संस्थाएं हो गया। जो तीसरा है वह है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। और चौथा है भारत में शासन विधि, भारत में शासन विधि एवं लोक नीति। भारत में शासन विधि एवं लोक नीति। और पांचवा है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति। कुल 10 यूनिट में 5 यूनिट ऐसे हैं जो हमको भारत के संदर्भ में पढ़ना है। इसको याद करने की सबसे सहज तरीका यही है। 200 यूनिट को पहले भारत के संदर्भ में देखा गया, तो भारत में राजनीतिक विचारक, राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक प्रक्रिया। ठीक है, फिर भारत में शासन एवं नीति, लोक नीति और भारत की विदेश नीति। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो भारत के संदर्भ में पढ़ने हैं। पीजीटी नेट जेआरएफ की जो सिलेबस है उसके 5 यूनिट हमको जो है भारत के संदर्भ में पढ़ना है। बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि भारतीय राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक संस्थाएं, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, भारत में शासन विधियों, लोक नीति और भारत की विदेश नीति। ये 5 टॉपिक हमको भारत के संदर्भ में पढ़ना है। इसके बाद से जो अगला जो 5 टॉपिक है हम इसको यहां देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, जगह का अभाव है। अब देखिए पश्चिमी राजनीतिक में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद पश्चिमी राजनीतिक विचारक पढ़ना है। जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं उनको पढ़ना है, पश्चिमी राजनीतिक विचारक को पढ़ना है, पश्चिमी राजनीतिक विचारों को पढ़ना है। जो तीसरा है वह पढ़ना है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण को पढ़ना है। चौथा लोक प्रशासन को पढ़ना है, लोक प्रशासन को पढ़ना है। और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो जो हमारा सिलेबस है जो 10 यूनिट है, इसको 5 यूनिट हमको भारत के संदर्भ में पढ़ना है और 5 यूनिट जो है हमको पश्चिमी राजनीतिक विचारक के संदर्भ में पढ़ना है। इन पूरे 10 यूनिट को कम से कम 30 से 35 किताबों के कलेक्शन से हम लोगों को पढ़ना है। कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो हमको स्तरीय किताबों से न मिला हो। तो इस तरीके से हमको इसका अध्ययन करना, इस तरीके से पाठ्यक्रम को समेटना है कि हमको सब कुछ मिल जाए। तो इसलिए इन सारे पाठ्यक्रमों को लगभग हमको 30 से 35 किताबों का अध्ययन करना है और 30-35 किताबों से ही मैं आपको मिला कर पढ़ाऊंगा। उस किताबों का नाम भी देख लीजिए, किताबों के राइटर जिससे मैं पढ़ाऊंगा इसको देख लीजिए। यदि हम जो है ये देखना चाहते हैं कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, भारत में राजनीतिक
प्रक्रिया। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, भारत में राजनीतिक विचारक। भारत में राजनीतिक विचारक में किनको किनको पढ़ना, किन राइटरों को पढ़ना हम लोगों को। तो भारत में राजनीतिक विचारकों में सबसे पहले हमें श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी को पढ़ना है। श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के हेड भी रहे हैं। इस समय अमरकंटक विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, जिन्होंने बहुत भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में बहुत अच्छी बुक लिखी है और नेट जेआरएफ में ज़्यादा अक्सर इनकी किताबों से प्रश्न बनते हैं। दूसरी किताब जो होगी हमारे पास बी मेहता, इनकी किताबों से भी मैं जो है भारतीय राजनीतिक विचारकों को पढ़ाऊंगा। और तीसरे बुक का सहारा लेंगे हबीब का, मोहम्मद हबीब। इन तीनों राइटरों के बुक से हम जो है भारतीय राजनीतिक विचारकों को पढ़ाऊंगा और इन्हीं राइटरों के बुक से क्वेश्चन भी बनाऊंगा। एक चीज बताना मैं भूल गया, जो बाद में बताऊंगा कि नेट जेआरएफ चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के उत्तर को लेकर है, तो लगभग इसकी तैयारी लेक्चर वीडियो के साथ साथ कम से कम जो है हम 15,000 से लेकर 20,000 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को अध्ययन भी कराएंगे। एक सप्ताह लेक्चर वीडियो होगा, एक सप्ताह के बाद जो 7वें दिन जो होगा लगभग 300 या 250 प्रश्न हर सप्ताह में बनाकर दिया जाएगा और लगभग एक साल में आपको 15,000 से लेकर 20,000 क्वेश्चनों को अध्ययन करा देंगे। यदि आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का हल यदि 15,000 से लेकर 20,000 तक कर लेंगे तो आपका जो लेक्चर मटेरियल है, लेक्चर जो वीडियो है या लेक्चर जो विषय वस्तु है वह कहीं से भी छूटेगा नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि आप जितने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे उतने ही उन चीज़ों को पकड़ेंगे, तभी वो पकड़ा पाएगा। नहीं तो आप लेक्चर वीडियो सुनेंगे और प्रश्न जैसे ही आपके सामने आएगा, यदि हल नहीं करते हैं तो वो निकल जाएगा, स्लिप हो जाएगा, भूल जाता है। तो हमारी टारगेट ये भी है कि 15,000 से लेकर 20,000 क्वेश्चनों को आप सॉल्यूशन करा देंगे, समाधान करा देंगे और आप उसको पूरी तरीके से रटवा देंगे। इसके बाद ईश्वर की महिमा होगी तो आपको नेट जेआरएफ या टीजीटी पीजीटी का पेपर देंगे तो कोई प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। और कई सारे किताबों का कलेक्शन है जो अभी हम लोग देख रहे हैं। इसमें पहला हम लोग देखेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक में श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी का बुक पढ़ेंगे, बी मेहता का बुक पढ़ेंगे और मोहम्मद हबीब का पुस्तक पढ़ेंगे। 3 हो गए। अगला देखिए, भारत में राजनीतिक संस्थाएं या भारत का संविधान लिख लीजिए। भारत का संविधान इसको हम पढ़ाएंगे आपको एम लक्ष्मीकांत से पढ़ाएंगे आपको, एम लक्ष्मीकांत से पढ़ाएंगे। दूसरा डी बासु और तीसरा बेयर एक्ट और चौथा सुभाष कश्यप। इन 4 राइटरों के बुक से हम भारत में राजनीतिक संस्थाएं या भारत के संविधानों को पढ़ाएंगे और इन्हीं चारों राइटरों के बुक से क्वेश्चन भी हम बनाकर आपको देंगे। अगला जो हम लोग देखते हैं, भारत में राजनीतिक संस्थाओं के बाद भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, इसमें जो है पुखराज जैन का और बीएल फाड़िया का। इनके किताबों से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया हो गया। भारत में शासन विधि एवं लोक नीति
लोक नीति, इसमें एएस नारंग और यश धिंगरा, इन दो राइटरों की किताब से आपको इस वाले टॉपिक यूनिट को हम तैयार कराएंगे। ठीक है, इसके बाद से आते हैं हम लोग भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति में हम लोग जो है दो राइटरों को पढ़ेंगे, दो नहीं तीन राइटरों को। पहला पढ़ेंगे पुष्पेश पंत, बीएल फाड़िया और आरएस यादव। इन तीन राइटरों के माध्यम से भारत की विदेश नीति के टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ये आपका 5वां वाला यूनिट था। ठीक है, इसके बाद 6वां यूनिट बता दे रहे हैं। सारे बुक के राइटरों को नाम जाने रखिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि नेट जेआरएफ चूंकि एक स्तरीय परीक्षा होती है, इसके क्वेश्चनों को कलेक्शन किसी एक किताब से नहीं, बहुत सारे किताबों को कलेक्शन करके थोड़े थोड़े चीज़ों से निकाला जाता है। तो उन सारी किताबों पर आपका ध्यान जाएगा। आपको इन सारी किताबों को खरीद कर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन सारी किताबों का अध्ययन करके मैं आपको मटेरियल बना कर दूंगा। आप वेरीफाई करने के लिए कि मेरा पढ़ाया हुआ जो लेक्चर है वह कहीं गलत नहीं है, तो आप इन किताबों को स्रोत को कहीं से प्राप्त करके आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसके स्रोत को भी बता दे रहा हूं कि मैं किसी दूसरे किताब से नहीं बल्कि इन्हीं किताबों से पढ़ाऊंगा और आप मेरे पढ़ाए हुए चीज को इन किताबों से वेरीफाई आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मैं लिख कर बता रहा हूं उसको। अगला जो है, जो 6वां यूनिट है पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में, वह है राजनीतिक सिद्धांत है। यह है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, अब राजनीतिक सिद्धांत में हमको किन राइटर को पढ़ना है, तो हम सबसे पहले ओपी गावा को पढ़ेंगे। उसके बाद पंत गुप्ता जैन, उसके बाद जेएस जौहरी को, एडी आशीर्वादम को, इन चार राइटरों को हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, जो अब अगला देखते हैं पश्चिमी राजनीतिक विचारक में जो 7वां है, पश्चिमी राजनीतिक विचारक में हम लोग ओपी गावा की किताब, दूसरा जेपी सूद और तीसरा जो है पीडी शर्मा। इन तीन राइटरों के बुकों के माध्यम से हम पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के जो पाठ्यक्रम है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी स्तरीय राइटर हैं। अगला 8वां जो है लोक प्रशासन को हम लोग पढ़ेंगे किरण कंपटीशन टाइम्स से, जिसको कहा जाता है केसीटी, किरण कंपटीशन टाइम्स से पढ़ेंगे। उसके बाद बीएल फाड़िया और इसके बाद महेश्वरी एंड अवस्थी। महेश्वरी एवं अवस्थी।
इन 3 राइटरों के माध्यम से हम लोग लोक प्रशासन की पाठ्यक्रम को कवर करने का प्रयास करेंगे। और मेरा विश्वास है कि लोक प्रशासन के जो क्वेश्चन है बहुत 10 या 12 आते हैं जो इन किताबों में से मिलना निश्चित है। ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो नवा है, जो नवा है वह है आपका तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। यह जो है इसको हम लोग को पढ़ना है सीबी गेना की किताब से पढ़ना है। दूसरा जेएस जौहरी और ओपी गावा, ठीक है। इन 3 राइटरों के माध्यम से तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण वाला जो टॉपिक है उसको कवर करने का हम लोग जो है क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इसके बाद से जो है जो 10वां यूनिट है वह आपका है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या भारत की जो विदेश नीति है, दोनों की किताबें सेम है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक किताब इसमें थोड़ा सा जुड़ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महेंद्र कुमार की किताब जुड़ जाएगी, इसमें महेंद्र कुमार का एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा इसमें, महेंद्र कुमार, ठीक है। उसके बाद पुष्पेश पंत, बीएल फाड़िया, ठीक है। इन 3 किताबों के माध्यम से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक को कवर करेंगे। लगभग 10 यूनिट है, किसी यूनिट में ऐसा नहीं रहा है जिसमें 4 किताब या 3 किताबों की हमने चर्चा नहीं किया है। तो 30 से लेकर 35 किताब, 30 से लेकर कुल 35 टेक्स्ट बुक का थोड़े थोड़े चीज़ों को मिला के हम एक बड़े इस नेट जेआरएफ के जो सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे। दूसरी बात क्या है कि 30 और 35 बुक के माध्यम से 15 से 20 हज़ार क्वेश्चन का कलेक्शन करेंगे, ताकि हमको जो है जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का कोई भी कोना जो है अछूता ना रह जाए, ताकि हम लोग को परीक्षा देने में, प्रश्नों को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए। इसीलिए इन सारी किताबों को कलेक्शन करके किया है। तो ये परीक्षाएं चूंकि स्तरीय होती हैं, किसी एक किताब से प्रश्न मिलना मुश्किल होता है। एक ही कॉन्सेप्ट को 3 किताबों में 3 तरीके से दिया गया होता है और प्रश्न भी उसको कई तरीके से बने होते हैं। इसलिए थोड़ा सा किताबों का कलेक्शन इसमें बहुत मस्ट होता है। किसी एक किताब के माध्यम से आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तथ्य और कॉन्सेप्ट सभी किताबों में अलग अलग होते हैं, इसलिए सारी किताबों को अध्ययन करना रहता है। अब आपको 30 से 35 किताब पढ़ने नहीं है, चूंकि हमें पढ़ाना है और पूरे 1 साल पढ़ाना है। इसकी तैयारी में जो कम से कम 1 साल की रहेगी, ठीक है। और 1 साल में आपको 1 घंटा 1.5 घंटा समय बढ़ेगा तो 2-2 घंटा जो है क्लास चलाया जाएगा, ताकि आपका पूरा का पूरा क्या हो, तैयार हो जाए। तैयारी का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी मेहनत पर निर्भर करता है। शिक्षक आपको उचित मटेरियल देगा, सही मार्गदर्शन देगा, लेकिन मेहनत और परिश्रम आपको करना है। यह कंपटीशन मेहनत और परिश्रम की होती है और अभ्यर्थी की खुद की परिश्रम की होती है, बशर्ते कि वो ईमानदारी पूर्वक अपने मेहनत करे और इसकी सही से पढ़ाई करे। सही दिशा में यदि सही मेहनत है तो जो रिजल्ट है वो 100% मिलना ही मिलना है, क्योंकि 100% रिजल्ट का एक ही फार्मूला है, उचित मेहनत और सही दिशा में मेहनत जिसकी भी होगी उसको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। उसको कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है, किसी किताब में जाने की जरूरत नहीं है, किसी यूट्यूब चैनल को देखने की जरूरत नहीं है, किसी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मेरा विश्वास है इन सारी किताबों को कलेक्शन करके आपको पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। यदि आप परिश्रम करते हैं तो निश्चित तौर से रिजल्ट आप देंगे। और हमें आशा है कि जिन कुछ अभ्यर्थियों को मैं जानता हूँ जो हमसे पढ़े हैं और MA पास आउट हैं, उनको मैं जानता हूँ कि वो यदि 6 महीने साल भर तैयारी करेंगे तो रिजल्ट हमको देंगे। आपकी रिजल्ट ही हमारी पहचान बनेगी, हमारी क्रेडिट बनेगी, और इसी क्रेडिट को लेकर हम जो है समाज में उतरेंगे और हमारा मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा आप लोगों की सफलता से ही मिलना तय है। अभी एक चीज छूट गया है, क्वेश्चन सीरीज क्या है जो कल बताएंगे हम।
और कल से जो है हम लोग का टॉपिक शुरू हो जाएगा। पहला टॉपिक, चूंकि हमको पढ़ाने का एक और हमको बताना था, इसमें समय तो बहुत कम है, काफ़ी लंबा समय हो गया, कि कल ही बताएंगे कि किस क्रम में हम लोग जो है इस यूनिट को पढ़ना है। जैसे सिलेबस तो बता दिए, इस सिलेबस को इस तरीके से नहीं पढ़ना है जिस तरीके से सिलेबस में दिया है। हमको राजनीति शास्त्र की संपूर्ण अध्ययन करने के लिए क्रमबद्ध बनाना होगा, इस सिलेबस को क्रम में बनाना होगा। उसी क्रम से पढ़ेंगे तभी हमको राजनीति शास्त्र की एक अच्छी जानकारी होगी। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जरूरी होता है कि हमारी अध्ययन की पद्धति क्रमबद्धता पर आधारित हो। वह क्रमबद्धता सिलेबस में नहीं दिया गया, उस क्रमबद्धता को हमको स्वतः बनाना पड़ेगा। वह बनाकर मैं कल दूंगा, और वह क्रमबद्धता भी बताएंगे किस क्रम से हमको पढ़ना है राजनीति शास्त्र को। और सबसे पहले हम लोग को पश्चिमी राजनीतिक विचारक से शुरू करेंगे, और उसमें प्लेटो हमारा पहला जो है राजनीतिक विचारक होगा, जिसका क्लास हम लोग कर लेंगे। इन सब लेक्चरों के बाद मैं अपने बातों को विराम देना चाहता हूं और क्लास को ऑफ करना चाहते हैं, और इस आशा के साथ ऑफ करना चाहते हैं कि हमारे क्लास को बहुत मनोयोग से, बहुत ध्यान से, बहुत परिश्रम के साथ आप टेकअप करेंगे, बहुत इसको गंभीरतापूर्वक अध्ययन करेंगे, ताकि हम आपसे आशा रखेंगे कि आप हमें 100% रिजल्ट देंगे। हमारा 100% और क्वालिटेटिव एजुकेशन और कंपटीशन वाली जो सोच है वो आपको हम देंगे। धन्यवाद।